ठीक है। उसके बाद हम कवर करते हैं हमारी जो एक्सरसाइज के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कॉपर वायर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाय नंबर 1 इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस, नंबर 2 डिक्रीजिंग द लेंथ एंड टेम्परेचर। पोटेंशियल डिफरेंस का पूछ रहा है कि कॉपर वायर पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया है। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सही है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, जो करंट के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं उनकी वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स वेलोसिटी लिख दिया मैंने, सही है। तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, इस क्वेश्चन में हम पहले क्या करेंगे, कुछ एडिशनल मार्क्स के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिफाइन कर देंगे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने पहले डिफाइन की है, अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी acquired by the electrons inside the conductor in the presence of potential difference of a battery। पोटेंशियल डिफरेंस जब हम अप्लाई करेंगे तो जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर जिनसे मूव होता है उसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सही है। फिर उसके बाद हम नंबर 1 कंडीशन देखते हैं कि अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज किया तो फिर क्या होगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल डिफरेंस, सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल इंक्रीज। पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा उतनी ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर दिया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल इंक्रीज एज वेल। उसके बाद हम नंबर 2 देख लेते हैं जिसमें है डिक्रीजिंग द लेंथ एंड टेम्परेचर। तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये हमने रेजिस्टेंस में पढ़ा था, ठीक है। एंड रेजिस्टेंस इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सही है। तो जब लेंथ के इंक्रीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर लेंथ इंक्रीज हुई तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, लेंथ डिक्रीज हुई रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी। अब यहाँ पे क्या था, डिक्रीजिंग लेंथ, तो जब लेंथ डिक्रीज हुई रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो गई, सही है। और टेम्परेचर भी डिक्रीज किया है, टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा, रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगी। जब रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गई यानी हिंड्रेंस कम हो गई, हिंड्रेंस कम हो गई तो वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल इंक्रीज, वो इजीली मूव करेंगे, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13.2, द बेंड्स इन अ वायर इफेक्ट इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। आगे से यहाँ पे डी नहीं डू था, डू बेंड्स इन वायर अफेक्ट इट्स इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। अगर कोई वायर के अंदर बेंड्स हैं, एक स्ट्रेट वायर होती है और अगर कोई वायर बेंड हुई हुई है तो उसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, सही है। तो जो रेजिस्टेंस है वो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम क्या देखते हैं, लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करती है, सही है। यही दो फैक्टर्स है रेजिस्टेंस के, उसके अलावा फिजिकल फैक्टर्स आ जाते हैं जैसे कि टेम्परेचर वगैरह, उनको छोड़ के जो इस तरह के फैक्टर्स हैं, मतलब कंडक्टर के फैक्टर्स हैं, उसमें लेंथ और एरिया ही है जिस पे वो डिपेंड करती है। तो जितने भी बेंड्स हों उनसे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। द रेजिस्टेंस ओनली डिपेंड्स अपॉन लेंथ, नेचर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। नेचर यानी ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर स्लैश वायर, क्योंकि यहाँ पे वायर किया, वायर इज अ कंडक्टर, सो बेंड्स ऑफ वायर डू नॉट अफेक्ट द रेजिस्टेंस। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं 13.3, what are the resistances of the resistor given in the figure A and B? What is the tolerance of each? Explain what is meant by tolerance। अभी टॉलरेंस और रेजिस्टेंसेस देखने के लिए हमें क्या करना है, बुक के अंदर टेबल है उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व हो जाएगा। तो टेबल में टॉलरेंसेस गिवन है, ब्राउन की 1, ग्रीन की 5, रेड जो थर्ड नंबर होता है ना उसका जो भी नंबर हो उतने हम 0 ऐड करते हैं। तो रेड की टॉलरेंस है रेड की टॉलरेंस है 2, तो हमने यहाँ पे 2 0 ऐड कर दिए। देन गोल्ड है 5, तो हमने प्लस माइनस 5% ऐड कर दिया। फिर अब इन सबको साथ लिख देंगे, 1500 प्लस माइनस 15%, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसी तरह से हम ये वाला कर देंगे, येलो की है 4, वाइट की है 9, ऑरेंज की होती है 3, यानी 30, सिल्वर की 10, और हमने उसको ऐसे लिख दिया। उसके अलावा पूछा एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय टॉलरेंस, तो इसमें आपको टॉलरेंस की सिंपल सी डेफिनेशन लिखी है, वो मैंने अब यहाँ पे नहीं लिखी, ठीक है। क्वेश्चन 4 देखते हैं। उसके बाद हम व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर राइज, व्हाई डज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर राइज विद टेम्परेचर। ये हम पहले भी कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि जो एटम्स है एक कंडक्टर के वो हर वक्त वाइब्रेट करते हैं, हमें पता है। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वो हायर एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करते हैं। यानी अगर फॉर एग्जांपल ये एक एटम है और ये नॉर्मली इस एम्पलीट्यूड पे कर रहा है वाइब्रेट,
अगर हमने टेम्परेचर ज़्यादा कर दिया तो ये सेम हायर एम्पलीट्यूड पे जा करेगा वाइब्रेट, जिसकी वजह से जो कोलिजन्स है एटम्स की और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा होती हैं, और उस कोलिजन की वजह से ही रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होती है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। व्हाट आर द डिफिकल्टीज इन टेस्टिंग वेदर द फिलामेंट ऑफ लाइट बल्ब ओबेज द ओहम लॉ। ओहम लॉ के लिए हमने क्या कहा था कि ओहम लॉ सिर्फ वो कंडक्टर्स ओबे करते हैं जो कि ओहमिक मटेरियल है, यानी उनकी जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहती है या फिर 0.0001 या फिर 2 इस तरह से चेंज होती है। तो ये बहुत निगलेक्ट, मतलब बहुत छोटा, तो हम इसको निगलेक्ट भी कर सकते हैं, तो हम कहते हैं कांस्टेंट चेंज होती है। लेकिन बल्ब का जो फिलामेंट है, बल्ब जब भी हम ऑन करते हैं वो फिलामेंट गर्म होता है, ठीक है। जब गर्म होता है तो ऑफकोर्स टेम्परेचर राइज हुआ, जब टेम्परेचर राइज होगा तो क्या होगा, जो रेजिस्टेंस है वो भी राइज होगी। तो इसलिए जो ये बल्ब होते हैं, टंगस्टन होता है बल्ब का, वो ओहम्स लॉ ओबे नहीं करता। मैंने वही लिखा है यहाँ तक। और जो डिफ़िकल्टीज होती हैं वो होती है ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर राइज हो जाता है, और चेंज इन रेजिस्टेंस। अब हम इसको पढ़ लेते हैं। ओहम्स लॉ होल्ड्स ओनली फॉर दोज कंडक्टर्स हुज रेजिस्टेंस remains constant, but we found that the resistance of filament does not remain constant because due to increase in temperature। जब हम बल्ब ऑन करते हैं वो थोड़ी देर ऑन रहता है, बहुत जो टेम्परेचर है वो आराम आराम से इंक्रीज होता रहता है, सही है। इट्स रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेज, टेम्परेचर की वजह से इंक्रीज हो गई। हेंस वी कैन से दैट फिलामेंट ऑफ द बल्ब डजंट ओबे द ओम्स लॉ, सो द डिफिकल्टीज आर राइजिंग टेम्परेचर एंड चेंज इन रेजिस्टेंस। ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है। Is the filament resistance lower or higher in 500 watt and 220 volt light bulb than in 100 watt and 220 volt light bulb? अब वो पूछ रहा है किसमें जो है वो रेजिस्टेंस लो होगी और किसमें हाई होगी, हमें डेटा दे दिया। पावर 1 है हमारे पास 500 वाट, इसकी पावर 2 मतलब सेकेंड बल्ब की 100 वाट, उसके बाद V1 220 और V2 भी 220। अब हमें क्या फाइंड करना है, R1 एंड R2 रेजिस्टेंस। जब हम रेजिस्टेंसेस फाइंड कर लेंगे तो हम उन्हें कंपेयर करके बता सकते हैं कि लोअर है या हायर है। तो हमने सिंपल पावर का फॉर्मूला लगाया, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। पहले हम P1 फाइंड करेंगे, P1 इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन R1। हमें R फाइंड करनी है रेजिस्टेंस, तो हम इसको फॉर्मूला रीअरेंज करेंगे जिससे ये हो जाएगा R1 इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन P1। P स्क्वायर इज 220 डिवाइड बाई P1 500, तो इसका आंसर आएगा 96.8 ओम, ठीक है। अब हम रेजिस्टेंस 2 फाइंड करते हैं। हमने फॉर्मूला लिख लिया, R2 इज इक्वल टू V2 स्क्वायर अपॉन P2, तो 220 और 100 इज इक्वल टू 484 ओम, सही है। तो हमें क्या आंसर मिला कि जो रेजिस्टेंस है बल्ब 2 की वो ग्रेटर होगी रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब 1, ठीक है। उसके बाद हम 7th क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब अ सर्किट विच गिव्स अ कॉन्टिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल, सही है। ये हमें सिंपल मतलब डेफिनेशन लिख के थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, जो ये बुक के अंदर है। अगर आप लोग ईजिली भी पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा। टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस या रियू स्टेट वाला जो टॉपिक है उसके अंदर ही होगा, ठीक है। और ये बहुत कम आते हैं, इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे एसएच नहीं एक्सप्लेन किया है, लेकिन ये बहुत ईजी है। अगर आप एक बार भी पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ बैटरी डिक्रीजेज व्हेन करंट ड्रॉन फ्रॉम इट इंक्रीजेज, सही है। तो अब ये है पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ वाले टॉपिक में, ये मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था, सही है। और ये कैसे है, V इज इक्वल टू E माइनस IR। जब ये IR का फैक्टर इंक्रीज होता है ना, तो ये E जो है वो खुद ब खुद डिक्रीज होता है, सही है। उसके बाद हम 9th क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। व्हाट इज द व्हीटस्टोन ब्रिज, हाउ कैन इट बी यूज टू डिटरमाइन एन अननोन रेजिस्टेंस। उसके लिए हम पहले व्हीटस्टोन ब्रिज को डिफाइन करेंगे, उसके बाद वो भी लिख देंगे। अ व्हीटस्टोन ब्रिज is an electrical circuit used to measure an unknown electrical resistance by balancing two legs of bridge circuit, one leg of which includes the unknown component। व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा ब्रिज होता है, मतलब ऐसा सर्किट होता है जिसके अंदर अननोन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, जो उसकी लेग्स हैं उनको बैलेंस करके सर्किट में, ठीक है। और एक लेग ऐसी होती है जिसका हमें मतलब नहीं पता होता और हमें वही फाइंड करनी होती है सब। तो उसके साथ ही हम व्हीटस्टोन ब्रिज का जो डायग्राम है वो भी बना देंगे। यहाँ स्पेस नहीं था तो मैंने बहुत छोटा सा बनाया है, आप लोग अपनी बुक में देख के एक प्रॉपर डायग्राम भी इसका बनाएंगे। और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट होता है। आई होप आप सबको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।
Thank you for watching. Book your free demo lecture now. For more free videos, support us by subscribing to this channel.